आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा, महंगाई के अनुमान को बढ़ाया और 4.7% किया। पहली बात तो ये रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को देता है, लोन देता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और जब बैंकों के पास जो एक्सेस मनी होता है वो आरबीआई में जब जमा करते हैं उसको हम रिवर्स रेपो रेट का नाम देते हैं। ये सब सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं आरबीआई के क्रेडिट को कंट्रोल करने के। तो आरबीआई ने यहाँ क्या बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा है, मतलब कोई चेंज नहीं लाया है, और महंगाई के अनुमान को बढ़ाकर 4.7% किया है। अभी न्यूज़ क्या है कि 2 वर्षों से सस्ते ब्याज दरों का जारी दौर अब अंत की तरफ बढ़ चला है। आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी ने शुक्रवार को रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। हालांकि गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पश्चिम एशिया संघर्ष, ऊर्जा कीमतों में उछाल और कमज़ोर मानसून की आशंका को लेकर महंगाई बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। सालाना महंगाई लक्ष्य को बढ़ाकर 4.7% कर दिया गया है। जानकार अब बता रहे हैं कि अगस्त 2026 में ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका है। पिछले वर्ष आरबीआई ने रेपो रेट में 125 आधार अंकों मतलब 1.25% की कटौती की थी, जिससे हम होम लोन, ऑटो लोन की दरें काफ़ी कम हुई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा खिंचने, सप्लाई चेन बाधित होने और तेल की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई दबाव बढ़ेगा। इससे लोगों की खरीद क्षमता घटेगी। एमपीसी की राय है कि संघर्षों की अवधि, उसकी तीव्रता, सप्लाई चेन पर प्रभाव और दक्षिण पश्चिम मानसून की कमज़ोर उम्मीद अल नीनो के साथ महंगाई और विकास दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं। महंगाई का जोखिम बढ़ गया है, लेकिन एमपीसी ने स्पष्टता आने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। हम डाटा पर निर्भर रहेंगे और सामान्य मूल्य स्तर में आपूर्ति पक्ष के दबाव तथा महंगाई अपेक्षाओं पर नज़र रखेंगे। फिलहाल तटस्थ रहने की नीति पर कायम रहने का फैसला किया गया। पश्चिम एशिया के संघर्ष के असर का हवाला देते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश के आर्थिक विकास दर अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया। अप्रैल में हुई एमपीसी बैठक के दौरान 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष शुरू होने से पहले आरबीआई ने 7.1% विकास दर का अनुमान लगाया था। साफ है कि विकास दर में तेजी बने रहने की संभावनाएं कमज़ोर होती जा रही हैं। ओके, तो आरबीआई का ये है। जबकि इसी में आरबीआई जो नीलकंठ मिश्रा जी हैं, उन्होंने अभी वो विश्व बैंक के भारत के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा का मानना है कि भारत की वृद्धि दर आरबीआई के अनुमानों से ज़्यादा रहेगी, जिसका देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इनका ये कहना है। तो ये है विश्व बैंक के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक, और ये आरबीआई के ने जो कहा है उसके इससे इनकी राय अलग है। देखिए संजय मल्होत्रा जी हैं आरबीआई के गवर्नर, तो कहीं दोनों की बातों के अपने अपने मायने हैं। और एक विश्व बैंक के पदाधिकारी हैं, एक आरबीआई के हैं। खैर न हो तो अच्छा ही है। और ये आरबीआई अपने सरकार को एक प्रकार से चेतावनी की तरह दे रही है मेरी समझ से। और ये सरकार थोड़ा सा जो भी कदम उठाएगी और सोच समझ के उठाएगी तो ये घर की बात है। और उन्होंने कहा है तो उन्होंने अपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा होगा। चलिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान, देश के आर्थिक विकास दर अनुमान को घटाकर 6.6% किया गया। ऊर्जा कीमतों में उछाल और कमज़ोर मानसून की आशंका के चलते महंगाई बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष और अल नीनो महंगाई और विकास दोनों के लिए पैदा कर रहे गंभीर जोखिम। जो अल नीनो इफेक्ट होता है, इससे मानसून पर बुरा असर पड़ता है। पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को देगा सहारा। आरबीआई ने कहा कि सेवा क्षेत्र की निरंतर गति, जीएसटी तर्कसंगतीकरण का प्रभाव, स्थिर रोजगार स्थिति, शहरी खपत, मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसे सड़कें बनती हैं, पुल बनता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। सड़कें वगैरह जो बनने से जो भी मतलब परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट होते हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो कैपिटल पूंजीगत व्यय और बैंक गैर बैंक से क्रेडिट फ्लो विकास को सहारा देंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से उनकी क्षमता के उपयोग का स्तर भी ऊंचा बना है
और कॉरपोरेट निवेश तीसरी सकारात्मक होता है। ये सारे पॉजिटिव ट्रेंड हैं। सरकार ने MSME निर्यात क्षेत्र, घरेलू गैस, कच्चा तेल उत्पादन बढ़ाने और आयात विविधीकरण के उपाय किए हैं, जिससे पश्चिमी एशिया के झटकों से निपटने में मदद मिलेगी। तो RBI ने अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3% और तीसरी में 6.5% और चौथी में 6.8% प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो चलिए, उम्मीद है कि अभी भी ये जो ग्रोथ रेट में कमी के बाद भी ये विश्व के तमाम देशों से ये बहुत अच्छी है। अब आते हैं विदेशी निवेश लाने पर RBI का जोर। तो FPI के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश की सारी बाधाएं हटाएंगी, रुपये को स्थिर रखने में मिलेगी मदद। तो इसमें क्या कहा गया है कि विदेशी संस्थागत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर बाजार से लगातार निकासी, जो पोर्टफोलियो वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वो निकाल लेते हैं पैसा। तो उसी की बात हो रही है। शेयर बाजार से लगातार निकासी और रुपये के कमज़ोर होने के दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार और RBI ने एक साथ बड़े कदम उठाए हैं। पहले वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स GSEC में निवेश पर पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन टैक्स और ब्याज आय पर विदहोल्डिंग टैक्स पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया है। तो वहीं RBI ने FPI के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की राह आसान करते हुए उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से जारी बॉन्ड्स में ज़्यादा निवेश करने की सहूलियत देने का सर्कुलर जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों कदमों से आने वाले 2 वर्षों में 40 से 50 अरब डॉलर का विदेशी निवेश सरकारी बॉन्ड में आ सकता है। ये रुपये की स्थिरता करने और पूंजीगत खाते में कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पूंजीगत खाते में घाटे देश में विदेशी मुद्रा की आय और विदेशी मुद्रा व्यय का अंतर की स्थिति से निपटने में मदद करेंगे। RBI ने अपने सर्कुलर में जनरल रूट के तहत FPI निवेश पर लगी 3 प्रमुख बाधाएं, शॉर्ट टर्म लिमिट, सिक्योरिटी वाइज लिमिट और कंसंट्रेशन लिमिट पूरी तरह हटा दी है। जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को भी मिला दिया गया है। केंद्र सरकार के बॉन्ड्स और राज्य सरकारों के बॉन्ड्स के लिए अलग अलग कुल सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा 15, 30 और 40 वर्ष के लिए के नए सरकारी प्रतिभूतियों, पर्यावरण हितकारी परियोजनाओं के लिए सरकार की तरफ से जारी होने वाले बॉन्ड्स 5 से 40 वर्ष अवधि के और 3 मौजूदा बॉन्ड्स को फुली एक्सेसिबल रूट FAR यानी बिना किसी बाधा के वाले वर्ग में शामिल कर लिया गया। यहाँ FII के लिए निवेश और निकासी की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा RBI ने गैर निवासी भारतीयों NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन और प्रवासी भारतीय नागरिकों OSI के लिए सूचीबद्ध इक्विटी के उत्पादों में निवेश सीमा भी बढ़ा दी है। इसके लिए प्रतिभूति नियामक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ये सुविधा विदेश में रहने वाले अब सभी भारतीयों PROI के लिए है, जिसने भारतीय शेयर बाजारों तक उनकी पहुंच व्यापक हो गई है। अच्छा, ये बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, यहाँ लिखा गया वर्ष 2013 के बाद देश में डॉलर आकर्षित करने का ये सबसे व्यापक उपाय है। 2013 के बाद देश में डॉलर मतलब फॉरेन एक्सचेंज को आकर्षित करने का सबसे व्यापक उपाय है। डॉलर के मुकाबले रुपये का रुख अब कच्चे तेल की कीमतों से तय होगा। अगर क्रूड लगातार $100 प्रति बैरल से नीचे रहता है, रुपया 94 से 94.5 के स्तर पर टिका रहेगा। अनिद्य बनर्जी कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है।